students, myself Vishi Chatwani. I am a chartered accountant and assistant professor in government college. इन दिनों में अपन स्कूल लेक्चरर कॉमर्स के लिए और जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। उस सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑडिट। ये ऑडिट पे हमारा दूसरा वीडियो है। आज भी अपन ऑडिट के ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो एक स्टूडेंट्स को पता होने ही चाहिए। तो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अपन आज और देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बैलेंस शीट ऑडिट इज ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूअस ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, फाइनल ऑडिट। तो इसके आंसर देने के लिए अपन एक एक ऑडिट को समझते हैं। कंटिन्यूअस ऑडिट वो होती है जहाँ ऑडिट चलती रहती है। जिस बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं वहाँ वर्ष भर ऑडिट चलती रहती है, वो होती है कंटिन्यूअस ऑडिट। ठीक है। एक होती है इंटरिम ऑडिट। सपोज कीजिए आपकी एक ऑडिट 2021 में हुई और एक ऑडिट आपकी 2022 में हुई। इसके बीच में अगर आपको ऑडिट कराने की ज़रूरत पड़ी, शायद कर्मचारियों को बोनस देने के लिए या शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए, तो बीच में ही अगर कोई ऑडिट हुई तो उसे अपन नाम देंगे इंटरिम ऑडिट। तो दो पीरियोडिक ऑडिट्स के बीच में जो ऑडिट होती है वो होती है आपकी इंटरिम ऑडिट। इंटरनल ऑडिट तो आप जानते हैं कि जो क्लाइंट का स्टाफ करता है, यानी जिसके लिए हम ऑडिट करने जा रहे हैं, अगर उसी के बंदे वहाँ पे ऑडिट करते हों इंटरनल लेवल पे, तो वो होती है इंटरनल ऑडिट। और एक होती है फाइनल ऑडिट, जो अकाउंट्स के फाइनलाइज होने के बाद की जाती है। ठीक है। तो बैलेंस शीट ऑडिट फाइनल ऑडिट की कैटेगरी में ही आती है। इसके बहुत सारे नाम है सर। इसे अपन कंप्लीटेड ऑडिट भी कहते हैं। जब पूरा साल कंप्लीट हो जाता है, अकाउंट्स फाइनलाइज कर लिए जाते हैं, बैलेंस शीट बन जाती है, उसके बाद ये ऑडिट होती है एनुअल लेवल पे, तो इसे अपन एनुअल ऑडिट भी कहते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है। बाकी तीनों ऑडिट अलग थी, मैंने बता दिया आपको। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ऑडिट इन डेप्थ इज सिनोनिम्स फॉर कंप्लीट ऑडिट, कंप्लीटेड ऑडिट, फाइनल ऑडिट, डिटेल्ड एंड इंटीग्रेटेड ऑडिट। तो सर कभी कभी आप डेप्थ में जाके, गहराई में जाके ऑडिट करते हैं, तो वो होती है आपकी डिटेल्ड एंड इंटीग्रेटेड ऑडिट। क्या होता है, कई बार हम टेस्ट चेकिंग करते हैं, यानी हम पहले से ही कुछ ट्रांजेक्शन्स को ले लेते हैं और उन ट्रांजेक्शन्स की फिर डिटेल से चेक करते हैं। यानी कुछ ट्रांजेक्शन को अपन रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सोच लिया कि हम जनवरी की सेल बुक चेक करेंगे, फिर हम जनवरी की सेल बुक को डिटेल से चेक करते हैं। या फॉर एग्जांपल हमने सोच लिया कि हम मार्च की कैश बुक देखेंगे, फिर हम मार्च की कैश बुक की डिटेल से इन डेप्थ चेकिंग करते हैं। तो वो डिटेल्ड एंड इंटेंसिव चेकिंग होती है, विस्तृत और गहन अंकेक्षण होता है। तो इसका आंसर डी रहने वाला है। थर्ड क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट अ मेरिट ऑफ ऑडिटिंग। ये ऑडिटिंग का लाभ नहीं है। सेटिस्फैक्शन ऑफ द ओनर, ये तो मेरिट है। हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स, ये भी इसका मेरिट है। रिड्यूसेस कॉस्ट, ये नहीं है। डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, सर ये भी है। देखिए अगर आप ऑडिटिंग कराएंगे तो डेफिनेटली ओनर्स को सेटिस्फैक्शन रहेगा कि सब कुछ ओके चल रहा है। आप जब लोन लेने जाएंगे वहाँ पे भी आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बैंक जो होते हैं वो ऑडिटेड अकाउंट्स पे लोन आसानी से दे देते हैं। डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, डी वाला, इससे आपको एरर और फ्रॉड रोकने में भी मदद मिलेगी। तो ये सब कहीं ऑडिटिंग के एडवांटेजेस हैं, लेकिन कॉस्ट कम होती है ये नहीं है। ऑडिटिंग का तो उल्टा लिमिटेशन ही है कि ऑडिटिंग की वजह से आपका खर्चा बढ़ जाता है। 30, 40, 50 हज़ार, बड़ी फर्म है तो 1-1, 2-2 लाख और भी ज़्यादा हो सकते हैं, उतने रुपए से आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये ऑडिटिंग का लिमिटेशन है, मेरिट नहीं है। तो सी इसका आंसर होगा। ये लागत को घटाता है, ये कहना गलत है। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ ऑडिट इज कंडक्टेड बाय द रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। ये कहता है कि व्यवसाय में ही नियुक्त स्टाफ द्वारा किस प्रकार के अंकेक्षण का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन है कॉस्ट ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, टैक्स ऑडिट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इंटरनल ऑडिट इसका आंसर है सर। जो इंटरनल ऑडिट होती है वो कौन करता है, जो बिजनेस का ही स्टाफ होता है, बाहर से बंदा हायर नहीं करता। जो बिजनेस के ही 4-5 लोग हैं या कोई अच्छा सा बंदा है जिसको अकाउंट्स की नॉलेज है या ऑडिट की समझ है, तो वो बिजनेस के फंक्शंस की, बिजनेस के फाइनेंस वगैरह की ऑडिट करता है और उसे अपन इंटरनल ऑडिट कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ। ये जो अपन कहते हैं स्वतंत्र अंकेक्षण, अब इन 4 ऑप्शन में से कौन उसकी सही व्याख्या करता है कि इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग का मतलब है सब सेट ऑफ अकाउंटिंग,
ये अकाउंटिंग का उपसमूह है? नहीं। ये प्रोफेशनल एक्टिविटी है दैट अटेस्ट द फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ये काफ़ी सही है। ये प्रोफेशनल एक्टिविटी है दैट मेजर्स एंड कम्युनिकेट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेटा? नहीं। ये रेगुलेटरी एक्टिविटी है दैट प्रिवेंट्स द इशुएंस ऑफ इम्प्रॉपर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? ये भी नहीं है। तो इसका आंसर बी है। देखिए, इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग, हम कहते हैं कि हमें ऑडिट करवानी चाहिए, स्वतंत्र व निष्पक्ष व्यक्ति से करानी चाहिए। तो वो स्वतंत्र या निष्पक्ष व्यक्ति जो एक सीए होगा, सीए इन प्रैक्टाइजिंग होगा, वो आके क्या करेगा? वो आके आपका अटेस्टेशन करेगा। दैट इज़ जो भी आपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट किए हैं उनको वो अटेस्ट करेगा, ठीक है, खुद का सील साइन करेगा जब वो उसको ओके लगेगा, ठीक। तो आपने जो सूचनाएं दी है, व्यापार ने जो सूचनाएं प्रोड्यूस की है, वो उनको अनुप्रमाणित करेगा, उनको अटेस्ट करेगा, ठीक है। बाकी ये कहना जैसे सी ऑप्शन में लिखा है कि ऑडिटिंग एक ऐसी प्रोफेशनल एक्टिविटी है जो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेटा को मेजर करती है और कम्युनिकेट करती है, तो ये काम तो अकाउंटेंट का है। अकाउंटेंट होता है जो फाइनेंशियल डेटा पहले मेजर करता है, रिकॉर्ड करता है, देन रिपोर्ट करता है। लेकिन मेनली ऑडिटिंग में तो क्या होता है, तो फाइनेंशियल डेटा है वो ओके है या नहीं, वो प्रॉपरली ट्रू एंड फेयर व्यू, वो ट्रू एंड फेयर व्यू देता है या नहीं, उसका अटेस्टेशन करने का काम इंडिपेंडेंट ऑडिटर करता है, जो जनरली एक सी हुआ करता है। देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फाइनेंशियल ऑडिट? ऑपरेशनल ऑडिट, प्रोसेस ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट, ऑल द अबव? सर ये सारे के सारे जो ऑडिट हैं, ये सारे के सारे नॉन फाइनेंशियल ऑडिट की कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं वन बाय वन बताऊं तो आपका ऑपरेशनल ऑडिट तो होता है एक तरह से मैनेजमेंट का ऑडिट, जिसमें अपन ये देखते हैं कि मैनेजमेंट को जो टारगेट्स दिए गए थे, ये जो टारगेट सेट किए गए हैं, उनको मैनेजमेंट अचीव कर पा रहा है या नहीं। प्रोसेस ऑडिट में हम ये देखते हैं कि हमारे प्रोसेसेस ओके हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक सेल ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं तो ऑर्डर आता है तो क्या हम उसे सेल बुक में लिखते हैं, फिर कितने समय में उसे गुड्स डिलीवर करते हैं, उसके बाद पेमेंट कलेक्शन का क्या मैकेनिज़्म है, इसके अलावा हम कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के लिए उसका फीडबैक लेते हैं या नहीं। कुल मिला के हम प्रोसेस चेक करते हैं। और सेक्रेटरियल ऑडिट तो ये होती है कि जितने भी लॉज हैं उन सारे लॉज की अनुपालना हो रही है या नहीं, ठीक है। और जनरली जो एक प्रैक्टाइजिंग सीएस होता है, एक ऐसा सीएस, एक ऐसा सीएस जो ऑफिस लगा के बैठा हो, जो सीएस इन प्रैक्टिस हो, वो सेक्रेटरियल ऑडिट करता है और जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं उनके कंप्लायंसेस चेक करता है कि हम एज़ पर द इनकम टैक्स एक्ट, एज़ पर द कंपनीज एक्ट, लेबर एक्ट, बहुत तरह के एक्ट है, उन सब एक्ट के हिसाब से ओके चल रहे हैं या नहीं। तो इन तीनों तरह के ऑडिट में फाइनेंशियल डेटा, दैट इज़ आपका जो बैलेंस शीट डेटा है या जनरल लेजर में लिखा हुआ डेटा है, उसकी चेक नहीं होती है। अदर देन दैट बाकी चीज़ें चेक होती है। पहले में मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस चेक होता है, दूसरे में आपके प्रॉपर्टी की ऑडिट होती है कि आपने प्रॉपर सिस्टम डाल रखा है या नहीं, और सेक्रेटरियल ऑडिट में कंप्लायंस ऑडिट होती है। तो ये सारे के सारे नॉन फाइनेंशियल ऑडिट कैटेगरी में आते हैं। 7th, who will be responsible for errors in report if a statutory auditor relies on the work of internal auditor? ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि एक वैधानिक अंकेशक है जो बाहर से आया, ठीक है, एक कंपनी है, उसे ऑडिट कराना कंपलसरी है, इसके लिए बाहर से एक निष्पक्ष और इंडिपेंडेंट ऑडिटर आया। अब वो आया तो उसने इंटरनल ऑडिटर के काम पे भरोसा किया, दैट इज़ जो क्लाइंट का स्टाफ होता है, उन्होंने जो ऑडिट कर रखी है या उनकी जो फाइंडिंग्स है उस पर उसने भरोसा किया और उसके बेसिस पे उसने रिपोर्ट दे दी। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि उसका फिर अगर कोई गलती है तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो सर रिस्पॉन्सिबल स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही होगा। देखिए, उसे सहयोग लेना चाहिए, उसमें इनकार नहीं है, लेकिन उसे समझना होगा कि किस हद तक वो उसके फैक्ट्स पे विश्वास कर सकता है या नहीं कर सकता। स्टैट्यूटरी ऑडिटर का काम जरूर कम हो जाता है अगर इंटरनल ऑडिट हो रखी है तो, लेकिन इससे उसकी लायबिलिटी या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती। तो अगर किसी भी तरह का एरर है तो एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की रहेगी। इसके लिए तो बहुत सोच समझ के आंतरिक अंकेक्षण के कार्य पर विश्वास करना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑडिट प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड बाय। वेल,
ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। ऑडिट प्रोग्राम कौन बनाएगा? सर ऑडिटर ही बनाएगा। ठीक है। जैसे जैसे आपको क्लाइंट आपकी रिक्वायरमेंट बताता है कि वो ऑडिट क्यों कराना चाहता है, आपका स्कोप क्या होगा, ये सब समझने के बाद आप प्लानिंग करेंगे और फिर प्रोग्राम बनाएंगे। और ये सब काम जो प्रोग्राम प्लानिंग और प्रोग्राम है वो जो ऑडिटर होता है वही ये काम करता है। नेक्स्ट इज ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी इज गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऑल ऑफ द अबव। सर इसका आंसर सी है, IRDA, IRDA। ये वो अथॉरिटी है जो अब इंश्योरेंस कंपनीज के रेगुलेशंस का काम करता है। ऑडिट वगैरह भी यही तय करता है कि ऑडिट कितने अंतराल पे होगी, ऑडिट किससे कराई जाएगी, कौन कराएगा कौन नहीं कराएगा, ये सब IRDA तय करता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए सबसे हाईएस्ट बॉडी होती है। द वर्किंग पेपर विच ऑडिटर प्रिपेयर्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट आर वर्किंग पेपर act as the moral check on client staff, working paper owned by the client, working paper owned by the auditor, retained in the auditor's office until a change in auditors। देखिए ऑडिटर जब ऑडिट करने जाता है तो वहाँ वो कुछ वर्किंग पेपर्स तैयार करता है, कुछ कैलकुलेशंस तैयार करता है, कुछ ऑब्जर्वेशंस वो नोट करता है, कुछ फाइंडिंग्स वो लिख लेता है, कुछ फॉर्मूलेज वो लगाता है। ये सब उसके वर्किंग पेपर में, जैसे रफ पेपर होते हैं, अपन कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके वर्किंग नोट बनाते हैं, उसी तरह ऑडिटर मेन रिपोर्ट फाइनल करने से पहले बहुत सारे वर्किंग पेपर्स तैयार करते हैं। और याद रखिएगा ये वर्किंग पेपर्स ऑडिटर जो CA साहब हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है। उस पर किनका हक होता है? उस पर ऑडिटर का हक होता है। ये कहना कि उसके ऊपर क्लाइंट का हक होता है, ऑल्दो ये क्लाइंट के डॉक्यूमेंट में से ही लिए गए हैं, लेकिन जो वर्किंग प्रॉपर पेपर होते हैं वो ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है, दैट इज़ ओन्ड बाय द ऑडिटर्स। बाकी ये कहना कि वर्किंग पेपर बनाने से क्लाइंट के स्टाफ पे मॉरल प्रेशर आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और ये भी नहीं कोई ज़रूरी है कि वर्किंग पेपर को ऑडिटर अपने ऑफिस में रखता है या ऑडिटर के ऑफिस में तब तक रखे जाते हैं जब तक ऑडिटर्स चेंज नहीं हो जाते, ऐसा कुछ नहीं होता। ये ऑडिटर्स की प्रॉपर्टी है, वो जब तक चाहे अपने पास रख सकते हैं और कुछ खास केसेस में ही उनको वो हैंड ओवर करने होते हैं, वरना वो उन्हीं के पास रहते। तो सर अगर आप आने वाले जूनियर अकाउंटेंट एंड TRA एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमने एक फुल कोर्स डिज़ाइन किया है। उसमें हमने पूरे सिलेबस को 60 टॉपिक्स में बांटा है। जो कॉमर्स वाला पार्ट है जो 6 सब्जेक्ट्स में है, तो टोटली हमने उनको 60 टॉपिक्स में बांटा है। और उस कोर्स में हम आपको क्या देंगे? उस कोर्स में हम आपको देंगे सर 300 MCQ वीडियोस। अब जैसे 100 MCQ वीडियोस तो फुल्ली अवेलेबल हैं फॉर ऑल ऑन यूट्यूब, ठीक है। इसके अलावा 200 MCQ वीडियोस अपन और करेंगे, जिसके अंदर और बेटर अप्रोच से अपन क्वेश्चंस को करना सीखेंगे और कैसे सीधा हिट करना है सही आंसर को, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा देखिए सर, अगर एक टॉपिक है तो इस टॉपिक को समझने के लिए 4-5 क्लासेस तो बनती है। उस चैप्टर का थीम समझने के लिए आपको 4-5 लेक्चर तो लेने ही पड़ेंगे। तो करीबन हमने 300 उसके थ्योरी वीडियोस शूट किए हैं, वो भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है ताकि आपकी एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। मोस्टली हो सकता है थ्योरी क्वेश्चन आए, लेकिन जो डोंट नो कि थ्योरी क्वेश्चन ही आएंगे, हो सकता है प्रैक्टिकल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ जाएं, तो उसके भी हमने 200 वीडियो शूट किए हैं, ठीक है सर। इसके अलावा मेन फीचर जो है हमारे कोर्स का, उसमें डेली लाइव क्लासेस होंगी। डेली हम सर जूम पे लाइव क्लासेस लेंगे और ये क्लासेस ऑलमोस्ट 40 मिनट लेंथ की होंगी और ये एग्ज़ाम तक चलेंगी। जब तक आपका एग्ज़ाम होता है तब तक अपन डेली पढ़ाई करेंगे, तो आप एक टच में बने रहेंगे और आपको डाउट्स वगैरह आराम से पूछ पाएंगे। इसके बाद मैं अगर आपको कहूँ कि इसके अलावा कह सकते हैं कि आप 1 महीने तक के फ्री ट्रायल क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए आप शायद मुझे पहली बार सुन रहे होंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं इतना सब डिलीवर करेंगे या नहीं करेंगे, या इतनी डेली क्लासेस होगी या नहीं। तो आप 1 महीने तक फ्री ट्रायल क्लासेस ले सकते हैं ताकि आपको टीचिंग स्टाइल से आप अवेयर हो जाएं कि किस तरह से यहाँ पढ़ाया जाता है, ठीक है। डुअल लैंग्वेज में यूज़ करूँगा, ठीक है सर। डुअल लैंग्वेज में यानी सिंपली जैसे मैं भी आपसे हिंदी और इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, ताकि अगर आप हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, इवन आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं चाहे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जूनियर अकाउंटेंट में सारी स्ट्रीम्स को अलाउ किया था, तो अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के भी हैं
तो शायद मोस्ट सूटेबल रहूँगा मैं आपके लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़ीरो से पढ़ाने की आदत है। तो स्क्रैच से ही पढ़ाई करेंगे अपन। डेली लाइव क्लासेस होंगी, और एक अगर आप इन केस क्लास मिस कर देते हैं किसी दिन, कोई ऐसा इशू नहीं है, वो रिकॉर्ड हो जाएगी और सारी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। 15 फरवरी से हम अपना डेली बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर आप लेट भी ज्वाइन करते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि आपको उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। और एक और फीचर है सर, वैसे तो फीस बहुत ही कम है, ठीक है, जस्ट 2499 है, ठीक है ना, इतनी ही फीस है। फिर भी अगर आप चाहें तो ये फीस भी आप 6 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं सर, ठीक है, नो इशू। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कि नहीं, हमने पैसे दे दिए, फिर पता नहीं इतना सब हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आप अच्छा आगे जाके पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे, तो आप सिंपली 1 महीने का इंस्टॉलमेंट दे दो। उसके बाद अगर आपको अच्छे लगे, वो भी ट्रायल क्लासेस के बाद, फिर आपको अच्छा लगे तो आप आगे देते रहना, और अगर नहीं अच्छा लगे तो छोड़ देना, ठीक है। और एक लास्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा डाउट क्लियरेंस। हम एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल बना लेंगे, ठीक है। उसमें आप लोगों के जो भी डाउट्स आएंगे, क्वेरीज आएंगे, उनको मैं और आपके साथ ही आंसर करेंगे, तो अपना रेगुलर चीज़ें टच में रहेंगी, ठीक है सर। चलिए, और इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड हम कराएंगे, जिसमें करीबन 10,000 MCQs होंगे, क्योंकि जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया आप एग्ज़ाम देंगे, दैट इज़ वेरी श्योर। और इसके अलावा एग्ज़ाम जैसे ही लगभग अनाउंस हो जाएंगे, तो उससे पहले एक फाइनल प्रैक्टिस के लिए हम आपको 50 सैम्पल पेपर्स भी ऑनलाइन प्रोवाइड कराएंगे। तो ये सब आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा सर? इसके लिए आपको कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके हमने कोर्स बना रखा है, आप उसको जाइए, जाके देखिए। और अपनी डेली क्लासेस को लेने के लिए और ट्रायल क्लासेस को लेने के लिए आपके नंबर जो आ रहा है स्क्रीन पे, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए सर, अभी क्वेश्चन बचे हैं, उनको करेंगे। 11वां क्वेश्चन कहता है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग ऑडिट वर्किंग पेपर्स। इनमें से क्या ऑडिट वर्किंग पेपर का एडवांटेज नहीं है? तो वर्किंग पेपर हेल्प्स इन प्रॉपर प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट। ये बिल्कुल आपको एडवांटेज मिलता है। अगर आपने वर्किंग पेपर रखे हैं तो आपको प्रॉपर प्लानिंग और परफॉर्म करने में मदद मिलती है। इट प्रोवाइड्स एज एविडेंस ऑफ द ऑडिट परफॉर्म टू सपोर्ट द ऑडिटर्स ओपिनियन। डेफिनेटली वर्किंग पेपर अगर आपके पास हैं तो ये इस बात का सबूत है कि आपकी रिपोर्ट किस आधार पे है। इस ऑडिटर जो अपनी रिपोर्ट देता है, उस रिपोर्ट को सपोर्ट करते हैं ये वर्किंग पेपर्स, ये उसके लिए एविडेंस का काम करते हैं। सीनियर्स कैन सुपरवाइज द ऑडिट वर्क परफॉर्म्ड बाय एग्जामिनिंग द वर्किंग पेपर। ये भी बिल्कुल सही है। अगर वर्किंग पेपर हैं तो सीनियर्स जैसे उन वर्किंग पेपर्स को देखेंगे, वो समझ जाएंगे कि किस इंटेंसिटी के साथ ऑडिट की गई है और क्या क्या कर लिया गया है और क्या करना बाकी है। वर्किंग पेपर एक्ट एज अ मॉरल चेक ऑन क्लाइंट स्टाफ, ये नहीं है सर। वर्किंग पेपर जब ऑडिटर तैयार कर रहा होता है तो क्लाइंट के स्टाफ पे किसी तरह का प्रेशर आता है या मॉरल चेक आता है, ऐसा नहीं है। वर्किंग पेपर्स ऑडिटर और उसके स्टाफ को तैयार करने होते हैं कि मेन काम की चीज़ें सब वो नोट कर लें और कुछ भी छूट ना जाए, मेन ये होता है। तो और इससे बाकी तो फिर बेनिफिट होते ही हैं। कल को ऑडिटर पे कोई लापरवाही का इल्ज़ाम लगाते कि आपने अपना काम अच्छे से नहीं किया, तो वर्किंग पेपर्स बताते हैं कि नहीं देखो मैंने काम कितने अच्छे तरीके से किया है। और इससे सीनियर्स को भी मदद मिलती है कि क्या हो गया है और क्या रह गया है। प्लानिंग और परफॉर्मेंस में मदद मिलती है। 12वां क्वेश्चन, वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स इज डन टू असर्टेन। देखिए असेट्स का वेरिफिकेशन होता है, तो ये क्यों होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ असेट्स, असेट के स्वामित्व को चेक करने के लिए, हाँ। ओनरशिप ऑफ असेट्स को चेक करने के लिए, हाँ। पोजीशन ऑफ असेट्स को चेक करने के लिए, हाँ। ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल हाँ। तो सर इसमें डी आंसर आएगा। ये देखिए जब आप वेरिफिकेशन करने जाते हैं ना, तो नंबर से आप क्या क्या देखते हैं? पहली बात तो आप ये देखेंगे कि असेट वहाँ है भी या नहीं, दैट इज़ जिस असेट्स का बैलेंस शीट में होने का दावा किया जा रहा है वो असेट एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, ठीक है। तो पहले तो आपको ये वेरीफाई करना होता है। दूसरा, अगर वो बैलेंस शीट में है तो उसकी ओनरशिप हमारे पास है या नहीं, दैट इज़ उसका टाइटल हमारे पास है या नहीं, उसका प्रूफ हम देख के आते हैं। इसके अलावा वो हमारे कब्जे में है या नहीं, और अगर वो गिरवी रखवाई गई है तो उसका प्रॉपर अकाउंटिंग है या नहीं, ठीक है। या तो वो असेट्स हमारे पास होगी या गिरवी होगी, तो वो भी देखना होता है। इसके अलावा ये भी देखना होता है कि उसका वैल्यूएशन अच्छे से किया गया है या नहीं, ठीक है, दैट इज़ उसे अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू तो नहीं कर रखा है। और लास्ट है कि उसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन किया गया है या नहीं। तो
हमें ये सब काम वेरिफिकेशन के तहत करके आना पड़ता है बीइंग एन ऑडिटर। क्वेश्चन 13, डैश डैश इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एक ऑडिटर को या एक स्टूडेंट को पता होना ही चाहिए कि ऑडिटिंग की बैकबोन क्या है, रीढ़ की हड्डी क्या है। तो वो है सर वाउचिंग। हमें सबसे पहले बीइंग एन ऑडिटर ये जाके देखना होता है कि जो ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है उसका सपोर्टिंग वाउचर है या नहीं। दैट इज़ जनरल में अगर परचेज़ की एंट्री डली हुई है तो परचेज़ का इनवॉइस है या नहीं। अगर हमने बैंक में डिपॉजिट शो की है तो डिपॉजिट स्लिप है या नहीं। दैट इज़ हमारे पास उसका एक सपोर्टिंग वाउचर होना चाहिए जो लेन देन का समर्थन करता हो, लेन देन का सबूत हो कि ये ट्रांजैक्शन वास्तव में हुआ है। और उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच ये भी कहती है कि न सिर्फ हमें वाउचर को देखना चाहिए बल्कि हमें ये भी देखना चाहिए कि उस वाउचर को फिर बुक्स में प्रॉपर तरीके से एंटर किया गया है या नहीं, लेजर्स में अच्छे से पोस्ट किया गया है या नहीं, जो लेजर की जोड़ होती है या जो बैलेंसिंग की गई है वो सब प्रॉपर है या नहीं। तो जो वाउचिंग की कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है वो यहाँ तक कहती है कि न केवल हमें वाउचर्स देखने हैं, मतलब वाउचर ऑथेंटिकेटेड है, दैट इज़ प्रॉपर परमिशन ले ली थी या नहीं, और ट्रांजैक्शन बिल्कुल वैलिड है या नहीं, ये सब देखने के साथ साथ ये अकाउंटिंग प्रॉपर है या नहीं, ये सब भी हमें देखना होता है। और ये सब वाउचिंग में ही होता है। इसलिए सर वाउचिंग जो होती है वो ऑडिटिंग की बैकबोन मानी जाती है, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। बाकी असेट्स का वेरिफिकेशन भी होता ही है, इंटरनल ऑडिटर इंटरनल चेक भी करता ही है, ज़रूरत पड़ने पे इन्वेस्टिगेशन भी होता है। तो ABC भी चीज़ें होती है, लेकिन जो ऑडिटिंग के लिए सबसे मेन जो चीज़ है जो ऑडिटर को जाते ही करनी है वो है आपकी वाउचिंग। क्वेश्चन 14, इन्वेस्टिगेशन बिगिंस। अनुसंधान शुरू होता है आफ्टर बुक कीपिंग, आफ्टर अकाउंटिंग, आफ्टर ऑडिटिंग, आफ्टर ट्रायल बैलेंस। तो सर ये हमारी कई बार बात हुई है कि सबसे पहले बुक कीपिंग होता है, जहाँ बुक कीपिंग ख़त्म होता है वहाँ से अकाउंट शुरू होता है, जहाँ अकाउंट्स ख़त्म होता है वहाँ से ऑडिट शुरू होता है, और जहाँ से ऑडिट ख़त्म होता है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। तो इन्वेस्टिगेशन कहाँ से शुरू होता है? जब ऑडिटिंग का अंत होता है। तो इसका आंसर ई होगा। सबसे पहले बुक्स को प्राइमरी रिकॉर्ड किया जाता है बुक कीपिंग में, उसके बाद अकाउंट्स वगैरह बनाए जाते हैं, वो अकाउंटिंग होता है। उसके बाद अकाउंट्स की जांच होती है, और अगर अकाउंट्स की डीप और गहराई से जांच करने की ज़रूरत है या किसी स्पेसिफिक एरिया की डिटेल्ड जांच की ज़रूरत है तो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया जाता है, कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ छुपी हुई चीज़ को बाहर निकालने के लिए। तो ये ऑडिटिंग के बाद का स्टेप है, इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत हो। नेक्स्ट इज ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द लीस्ट परसुएसिव टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस। अब इस क्वेश्चन में आपको ये 4 ऑडिट एविडेंस बताएगा। इनमें से सबसे कम पावरफुल या सबसे कम आकर्षक कौन है? फर्स्ट है कार्बन कॉपीज ऑफ सेल्स इनवॉइसेस इंस्पेक्टेड बाय द ऑडिटर। अगर आपको सेल बिलों की, जो सेल इनवॉइसेस होते हैं, उनकी कार्बन कॉपी मिलती है। सेकंड, बैंक स्टेटमेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्लाइंट। देखिए, जो आपको बैंक से स्टेटमेंट मिलता है वो तो काफ़ी पक्का सबूत होता है, उस पर तो आप पूरा विश्वास कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर फ्रॉम द थर्ड पार्टी डायरेक्टली। अगर आपको थर्ड पार्टी जैसे क्रेडिटर्स, डेटर्स, लोन प्रोवाइडर्स, उनसे कोई डॉक्यूमेंट मिला है और डायरेक्टली आपने अरेंज किया है तो उस पर भी आप काफ़ी विश्वास कर सकते हैं। कंप्यूटेशन मेड बाय ऑडिटर। अगर कुछ कैलकुलेशन आपने खुद ने की है, परचेज की, सेल्स की, ग्रॉस प्रॉफिट की, रेशोज़ की कैलकुलेशन आपने खुद ने की है तो उस पर भी आप बहुत विश्वास कर सकते हैं। इन चारों में से विश्वास तो आप ए पे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम विश्वास कर सकते हैं। सर ऐसा क्यों? देखिए, पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है? सेल बिल। अब सेल बिल कौन बनाता है? खुद क्लाइंट। सेल्स के जो बिल हैं वो कौन तैयार करेगा? ऑब्वियस ही बात है, क्लाइंट या क्लाइंट का स्टाफ ही तैयार करेगा। आप इनको ये तो पता है कि अपन ऑडिटर हैं और जिसके यहाँ ऑडिट करने गए वो क्लाइंट है, ठीक है। तो सेल के बिल क्लाइंट ही काटेगा, और उसकी भी हमारे को कार्बन कॉपीज़ मिलनी भी कार्बन कॉपीज़ है, क्योंकि सेल का जो एक्चुअल बिल है वो तो कस्टमर को दे दिया गया होगा, तो आपको वहाँ पे कार्बन कॉपीज़ ही मिलेंगी। तो वो तो मैन्युपुलेटेड हो सकते हैं ना, क्योंकि आप जितनी चाहे सेल बुक्स प्रिंट कर लो, जितनी चाहे जो सेल बुक है उनको हटा लो, तो ये सब मतलब आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा, यानी बीइंग एन ऑडिटर आपको पता होना चाहिए कि किस सबूत पे आप किस हद तक यकीन कर सकते हैं।
ये जो है ये एक तरह से इंटरनल एविडेंस है। ये इंटरनल एविडेंस है तो उसके साथ मैनिपुलेशन यानी उसके साथ छेड़छाड़ संभव है। तो इसलिए आप उसको विश्वास करना चाहिए, लेकिन इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा आपको अवेयर होना चाहिए। ठीक है सर। तो इसमें से ए जो है वो लीस्ट परसुएसिव टाइप का एविडेंस है। क्वेश्चन 16th, द फर्स्ट स्टेप इन ऑडिटिंग इज ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्लान, ऑडिट एविडेंस कलेक्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले सर आप प्लान बनाएंगे। तो फर्स्ट होता है अंकेक्षण योजना। इसमें आपको सारे काम करने होते हैं सर। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपका अपॉइंटमेंट प्रॉपर हुआ है या नहीं, मतलब नियम अनुसार है या नहीं। उसके बाद जो आपसे पहले ऑडिटर रहा है आप उसे इन्फॉर्म करेंगे कि भाई अब आपको अपॉइंट कर लिया गया है। उसके बाद आप अपने क्लाइंट से डिस्कस करेंगे कि वो ऑडिट क्यों करा रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है, स्कोप क्या है, स्कोप वगैरह तय होगा। साथ ही साथ आप उनके इंटरनल सिस्टम्स के बारे में जानकारी लोगे, वो किस तरह का अकाउंटिंग मेथडोलॉजी अपनाते हैं, उनके पास इंटरनल चेक का क्या सिस्टम है, वो सिस्टम पे कितना भरोसा किया जा सकता है, उनसे कर्मचारियों की लिस्ट आप ले लोगे। ये मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा कलेक्शन अपन काम शुरू करने से पहले करते हैं। तो ऑडिट प्लान आपका फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद आप मेन ऑडिट में उसके बाद इन्वॉल्व होते हो। पहले आप एक प्रॉपर प्लानिंग तैयार करते हो, एक ओवरव्यू या कहें बैकग्राउंड या कहें एक आउटलाइन तय करते हो। नेक्स्ट इज हाउ विल ऑडिट बी कंडक्टेड, हु विल डू, व्हाट वर्क विल बी डन एंड अप टू व्हाट ड्यूरेशन इट विल बी डन, ऑल दिस इज गिवन। अंकेक्षण किस प्रकार किया जाएगा, कौन करेगा, क्या कार्य किया जाएगा तथा कार्य को कब तक किया जाएगा, ये सब कहाँ देते रहे सर, इतना सब डिटेल आपको ऑडिट प्रोग्राम में मिलेगा। अंकेक्षण कार्यक्रम में आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी कि ऑडिट किस तरह से की जाएगी। ठीक है, यानी उसकी डेप्थ क्या होगी, कौन करेगा, उस काम के दौरान क्या क्या किया जाएगा और कब तक उसको, यानी उसकी जो आखिरी कहीं डेडलाइन है, ठीक है, टाइमलाइन है, वो सब समझ ली जाती है। तो ये सब कहाँ होता है, ये सब ऑडिट प्रोग्राम में होता है और ऑडिट प्रोग्राम ऑडिटर ही तैयार करता है और उसके बाद ऑडिटर और उसका स्टाफ मिलकर उसको एग्जीक्यूट करता है। 18th क्वेश्चन कहता है विच इज़ नॉट द चेकिंग बेसिस ऑफ प्रोप्राइटरी ऑडिट। निम्न में से क्या औचित्य अंकेक्षण में जांच का आधार नहीं है, विजडम, फेथफुलनेस, क्वालिटी या इकोनॉमी। वेल देखिए, जब आप किसी निर्णय का, किसी डिसीजन का औचित्य चेक करते हैं या वो डिसीजन प्रॉपर है या नहीं, ये ऑडिट करते हैं, तो आप क्या देखते हैं, पहले देखते हैं विजडम कि जब डिसीजन लिया गया था तो मैनेजमेंट ने, डिसीजन लेने वाले ने अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग किया या नहीं किया, उसने अपनी इंटेलिजेंस यूज़ की या नहीं की। आपको देखना पड़ेगा उस समय जो कंडीशंस थी, उन तात्कालिक परिस्थितियों में वो डिसीजन सही था या नहीं। लॉन्ग टर्म में जाके उसका इम्पैक्ट अच्छा गया या नहीं, उससे मतलब नहीं है। उस समय जो परिस्थितियाँ थी, उस समय वो डिसीजन सही था या नहीं। तो एक तो उनका विजडम चेक करना है आपको। एक है फेथफुलनेस, निष्ठा। देखिए कई बार क्या होता है, आदमी बुद्धिमान तो होता है लेकिन भाई भतीजावाद के चक्कर में पड़ जाता है, अपनों को फेवर करने के चक्कर में पड़ जाता है, या किसी की सिफारिश आ जाती है या रिश्वत ले लेता है, इन चक्करों में पड़ जाता है। तो ऑडिटर को ये चेक करना होता है कि क्या डिसीजन लेने वाले ने फेथफुल होके, संस्था के प्रति वफादार होकर काम किया है या नहीं किया है। और एक है इकोनॉमी, लास्ट वाला बता रहा हूँ मैं, ये चेक करना चाहिए कि उसने काम को इकोनॉमिकल तरीके से किया है या नहीं। देखिए हर व्यक्ति पैसा बचाने की कोशिश करता है, तो उसका डिसीज़न ऐसा होना चाहिए दैट इज़ कोई काम भी हो जाए और वो जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें सबसे सस्ता हो। सपोज़ कीजिए कि कोई बिज़नेस है, वो अपने आप बिज़नेस को फैलाना चाहता है ना, अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहता है और एक पर्टिकुलर शहर में से लखनऊ शहर में आप बिज़नेस को फैलाना चाहते हैं। तो एक तरीका हो सकता है कि आप वहाँ ऑफिस खोल लें, एक तरीका हो सकता है कि केवल आप वहाँ पे परमानेंट ऑफिस ना खोल के कोई रेंटेड प्रीमाइसेस ले लें, एक तरीका हो सकता है कि आप ऑनलाइन सेल करना शुरू कर दें, एक तरीका हो सकता है कि आप वहाँ अपना एजेंट अपॉइंट कर लें जो आपके प्रोडक्ट को वहाँ बेचेगा। ये बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो कौन सा तरीका इसमें से सस्ता रहेगा और किस तरीके में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, यानी आपको इकोनॉमिकली भी सोचना चाहिए। तो कोई डिसीज़न प्रॉपर है या नहीं, उसके 3 आधार हैं कि डिसीज़न लेते समय विजडम यानी बुद्धिमानी का प्रयोग किया या नहीं किया, डिसीज़न लेते समय आप संस्था के प्रति वफादार थे या नहीं, और डिसीजन लेते समय क्या आपने सबसे मितव्ययी
क्या सबसे अच्छा और सस्ता चुना या नहीं चुना, ठीक है। क्वालिटी नहीं है, ये बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तो आप उसका आंसर क्वालिटी हो गया, लेकिन आपको मेन ये याद रखना है कि ये तीन पैरामीटर्स होते हैं जो प्रोप्राइटरी ऑडिट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जिनके बेसिस पे जांच होती है। 19th, ऑडिट इज मैंडेटरी फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनीज, चैरिटेबल ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ऑल ऑफ द अबव। सर इनके सभी के लिए ही ऑडिट कराना कंपलसरी है ना सर। अगर एक कंपनी है उनको कंपनीज एक्ट के तहत ऑडिट करानी है, चैरिटेबल ट्रस्ट में भी कहीं ना कहीं पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी तो सोसाइटीज़ एक्ट के तहत ऑडिट कराना मैंडेटरी है, कंपलसरी। लास्ट क्वेश्चन है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ एवरी स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज, जो एंड प्रोडक्ट होता है हर स्टैट्यूटरी ऑडिट का, जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। कहानी प्लानिंग से शुरू होती है, बीच में प्रोग्राम बनता है, एविडेंस कलेक्शन होता है, लेकिन फाइनली जो तैयार होती है वो है ऑडिट की रिपोर्ट। अब रिपोर्ट क्लीन हो सकती है, रिपोर्ट क्वालिफाइड हो सकती है, कैसी भी हो। एंड ऑफ द डे ऑडिट का एंड पैराग्राफ, एंड प्रोडक्ट होता है ऑडिटर्स रिपोर्ट। होप वीडियो आपको ठीक लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे भी और बहुत सारे वीडियोस MCQ सीरीज़ पे बनाऊंगा।